नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का आज नई दिल्ली दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे वो नई दिल्ली के पहाड़गंज पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में करेंगे रोड शो। इस वक्त की ये बड़ी खबर, और साथ ही वो अपने रोड शो के जरिए जनता से वोट की अपील भी करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे और बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, उनके लिए चुनाव प्रचार जो है वो करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3:30-4 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और लगातार हम देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव प्रचार है वो अन्य कैंडिडेट्स के लिए जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारकों में उनकी भूमिका जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। पिछले दिनों हरियाणा दौरे पर भी देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज के संदर्भ में उनके कार्यक्रम की बात करते हैं तो लगभग 3:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और दिल्ली में बांसुरी स्वराज, जो कि नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, उनके एवज में जो चुनाव प्रचार है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। ऐसे में कई सारे मसले हैं दिल्ली में जिनको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर मिशन रिपीट करना है भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार 7 की 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में किस तरीके से जो है मिशन रिपीट किया जा सकता है, इसी को लेकर पूरा दमखम जो है भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। और आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, तो ऐसे में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दमखम लगाती हुई नजर आ रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, किस तरीके का उत्साह आज पहाड़गंज की जनता में? देखिए, सीधे तौर पर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो तमाम पार्टियां पूरे दमखम लगा के चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी आज जो है एक जनसभा करते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में दिल्ली में जब पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ गया, क्योंकि दिल्ली में भी कई उत्तराखंड के लोग देखने को मिलते हुए नजर आते हैं और ऐसे में उस कम्युनिटी को साधने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई जो है कहीं ना कहीं नजर आएगी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बात करें या फिर रैली की तैयारियों के संदर्भ में बात करें तो तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है और दोपहर 3:30-4 बजे के आसपास जो है पुष्कर सिंह धामी जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज बांसुरी स्वराज के समर्थन में रोड शो करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 4 बजे पहुंचेंगे नई दिल्ली के पहाड़गंज, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बांसुरी स्वराज के समर्थन में वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो उन्होंने अपनी पोस्ट में भी लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अलौकिक ज्ञान से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान बुद्ध को शत शत नमन। तो साथ ही उन्होंने पोस्ट में आके लिखा कि आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं और जीवन दर्शन चिरकाल तक हमें प्रेरित करते रहेंगे। सत्य, अहिंसा और शांति के लिए आपका संदेश संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणप्रद है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और जिसकी हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार समेत कई गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। तो वहीं चारधाम यात्रा सीजन के बीच में श्रद्धालु बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, जिसके चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। आपको बता दें कि श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के अलावा गंगा में डुबकियां भी लगा रहे हैं। भीड़ को देखते हुए स्थान पर व्यापक व्यवस्था की गई है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए
ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं और कई जगहों पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। जी, बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम लोग सब परिवार यहाँ पे आए हुए हैं। माता गंगा का स्नान करने एवं शंकर भगवान का दर्शन करने मनसा मंदिर अभी जाना है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावन नज़ारा है। पतित पावनी माँ गंगा सबका कष्ट हरे, यही जो है ईश्वर से प्रार्थना है, यही जो है कामना है। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य स्नान हुआ और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। बहुत ज़्यादा उत्साहित है माता गंगा के स्नान में, यही कामना है कि हर साल इसी तरह से आए और पूरे जो है हम लोग पूरे भारतवासी माँ गंगा को प्रणाम करें, स्नान करें और अपने पापों को दूर करें, अपने कष्टों को हराने का, पाप को दूर करने का, नाशने का बहुत ही उत्तम साधन है। माता गंगा का स्नान सर्वोत्तम है। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस ने उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोतियाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल गणेश गोतियाल को पंजाब राज्य का स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो वहीं गणेश गोतियाल सहित कांग्रेस के 40 नेताओं को पंजाब में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा जाएगा। गोतियाल को इससे पहले राहुल गांधी के कार्यालय की ओर से रायबरेली में भी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां उन्होंने लगातार 10 दिन तक राहुल गांधी के लिए प्रचार किया था। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। सभी दल नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस लगातार मलिन बस्तियों का मुद्दा उठाकर हक हकूक की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। वहीं मतदान संपन्न होने के बाद अब नगर निकाय चुनाव होना है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर देखें तमाम तैयारियां की जा रही है और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मलिन बस्तियों का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ कि भाजपा सरकार वादा निभाओ, मलिन बस्ती को मालिकाना हक दिलाओ के रूप में किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के द्वारा आज नगर निगम घेराव भी किया जाएगा, जिसमें मलिन बस्तियों को उनके हक अधिकार दिलाने की बात की जाएगी। वहीं हमारे साथ हैं सूर्यकांत धस्माना। आइए जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहला प्रश्न कि मलिन बस्तियों को लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी सरकार से? सभी लोग आ जाएं। मलिन बस्तियों को लेकर के हमारी मांग एक ही है, मालिकाना हक दीजिए। कांग्रेस की सरकार ने जो 2016 में कानून बनाया था और कानून बनाने के बाद राज्य के अंदर प्रक्रिया शुरू करी थी लोगों को मालिकाना हक देने की, पट्टा देने की, आपकी सरकार 17 में आई, आपने उसको बंद कर दिया। उसके बाद आपने हाईकोर्ट की आड़ में आप लगातार लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब आप 2000 कभी 16, कभी 2015, कभी 2012, भाई आप एक नीति बनाइए और नीति के तहत राज्य की मलिन बस्ती में रह रहे लाखों लोगों को आप मुतमईन करिए, उनको संतुष्ट करिए कि राज्य की सरकार चाहती क्या है। कभी आप 16 बोलेंगे, कभी आप 12 बोलेंगे, कभी आप 2002 बोलेंगे और लोगों को डराते धमकाते रहेंगे, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मालिकाना हक की बात करी थी, हमने मालिकाना हक की बात करी थी 12 में, तो हमने 16 में बाकायदा कानून बना करके पट्टे देना शुरू कर दिया था, मालिकाना हक देना शुरू कर दिया था। आपकी 17 में सरकार आई, हाईकोर्ट की आड़ में आपने उनको उस प्रक्रिया को बंद कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य की सरकार स्पष्ट रूप से मलिन बस्ती के लोगों को बताए कि वो मालिकाना हक देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, दाएं बाएं की बात नहीं करनी चाहिए। सर, प्रश्न तो कई उठते हैं, ऐसे मलिन बस्तियों को बसाने की भी जब बात आती है तो मलिन बस्तियों का बसावट जो भी हुआ है वो सही जगह नहीं हो पाया, तो क्या आपकी मांग है कि यदि वहां से हटाया जाए तो दूसरे जगह पर इनको बसावट दी जाए? भाई हमने कहा है कि अपरिहार्य कारण जहाँ पर हो, पर्यावरणीय कोई स्थितियां हो या कई आवश्यक चीज हो जहाँ कुछ लोगों को हटाने की जरूरत पड़े, तो वहाँ आप उसके लिए प्रबंध करिए, विस्थापन का उनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करिए और उसके बाद उनको आप चिन्हित करके कह दीजिए कि आपको इतने दिन में खाली करके नई जगह जो हमने बनाई है उसमें आपको जाना है। लेकिन आप 40% आबादी जो देहरादून की है और पूरे राज्य में जो लाखों लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं और 40-40 सालों से रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियां जिनकी हो गई है वहां पर, बाप वहां पैदा हुआ, दादा वहां पैदा हुआ, आज पोता वहां पर रह रहा है, आप उसकी छत कैसे उजाड़ लेंगे? कैसे उजाड़ लेंगे? गांधीग्राम को आप कैसे उजाड़ देंगे? 45 साल पुरानी गांधीग्राम है,
पूरा चोरखाला आप देखिए, 40 साल पुराना चोरखाला है, कैसे आप उनको उजाड़ देंगे? इसी प्रकार से तमाम शहीद भगत सिंह कॉलोनी हो, आपकी रिस्पना के किनारे, बिंदाल के किनारे, तमाम जो खाले में नाले में जो बस्तियां हैं, उन बस्ती के लोगों को आप, लाखों लोगों को कैसे, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मजदूरी दिहाड़ी करने वाले हैं, जो इमारतें बनाते हैं, आपके महल बनाते हैं, आपकी कोठियां बनाते हैं, जो आपको सब्जियां घर में देते हैं, जो आपको दूध आपको घर में देते हैं, जो आपका बाल बनाने वाला जो बार्बर है वो वहां पर है, जो छोटा आदमी फैब्रिकेटर है वो वहां पर है, गरीब आदमी वहां पर रहता है। तो कैसे आप गरीबों को उजाड़ करके आप अपने महल खड़े कर सकते हैं? सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, भाजपा का लगातार कहना है कि मलिन बस्तियों से ही नशे के कारोबार को वृद्धि हो रही है उत्तराखंड में, इस पर आपका क्या कहना है? यूनिवर्सिटीज में जो नशा बिक रहा है वो मलिन बस्ती है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में चले जाइए, बड़े बड़े कॉलेजेस में चले जाइए, जहां करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जो वहां जो नशे का कारोबार हो रहा है वो बस्तियों में हो रहा है। ये बहानेबाजी है, और कहीं हो रहा है नशे का कारोबार तो ये फेलियर लॉ एंड ऑर्डर का है। तो हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना ने स्पष्ट रूप से कहा कि मलिन बस्तियों में जो हो रहा है इन्हें बसाना चाहिए, यदि जरूरत पड़े तो सरकार को इसे बसा के दूसरी जगह रखना चाहिए। तो वहीं देहरादून में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जनसंवाद जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसको लेकर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों से जनसंवाद करके कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से समर्थन मांग रही है, ताकि कांग्रेस पार्टी का मेयर बन सके। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार निकाय चुनाव को टालने के लिए 6 महीने से प्रशासक को बैठा कर रखा है और निकाय चुनाव में हार के डर के कारण सरकार निकाय चुनाव होने नहीं दे रही। देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए हम लोगों ने जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम पूरे देहरादून के अंदर शुरू किया है। हम सारे वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंवाद भी कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां पे प्रशासक बैठा दिया गया, तो देहरादून की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। क्योंकि जो पहले प्रतिनिधि होते थे, लोग अपनी समस्या उनके पास लेके आते थे और वो जनप्रतिनिधि समस्या सुनकर उसका समाधान करते थे। लेकिन इन्होंने कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्होंने प्रशासक बैठा दिया। प्रशासक होता है डीएम, और अगर किसी आदमी की कोई समस्या है तो उसको डीएम के पास जाना पड़ेगा। डीएम के पास पहुंचना हर आम आदमी की बस की बात नहीं है, ना वहां पे अपॉइंटमेंट मिल पाता, ना डीएम जनप्रतिनिधियों से और क्षेत्र की जनता से मिल रही है। इससे काम ये हो रहा है कि जो विकास के जो जितने भी काम थे सारे काम रुके पड़े हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार से चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने यात्रा के शुभ अवसर को कुप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया है। इस बार सरकारी कुप्रबंधन के चलते यात्रा के पहले पखवाड़े में ही ये शुभ अवसर समस्या में बदल गया है। यमुनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा की मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जब से यात्रा प्रारंभ हुई है, सरकार की बद इंतजामी के चलते पूरे यात्रा की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और आज ये यात्रा जिसका कि इंतजार 1 साल से लोगों को था, बड़ी खुशी के साथ इसका स्वागत हम सब लोगों ने किया। आज एक पखवाड़े में ये एक इतनी बड़ी समस्या के रूप में सरकार ने इसको बना दिया है कि यमुनोत्री में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यात्रा रूट पर यमुनोत्री से और एक जानकी चट्टी के बीच धारा 144 लागू कर दी। मैं सरकार से इस बात को पूछना चाहता हूं कि सरकार नाम की चीज बची है या नहीं बची? माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के प्रचारों में दूसरे प्रदेशों में व्यस्त हैं। माननीय जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो, आपने उनका वक्तव्य सुन ही लिया होगा, और उसके बाद अधिकारी उनके पास धारा 144 लगाने के अलावा कोई विकल्प उनको सूझता नहीं है। मेरा कहना यह है कि समस्या और उसका समाधान, सरकार को अगर ये पता है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उसके समाधान के लिए पहले तो सरकार में तमाम लोग हैं, उनसे सरकार पूछ ले। और अगर सरकार को ये लगता है कि उनके पास कोई इस समस्या का समाधान निकालने के लायक कोई न तो अफसर बचा है, ना राजनीतिक लोग बचे हैं, तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक इस पर बुलानी चाहिए और विपक्ष के लोगों को मौका देना चाहिए कि विपक्ष के लोग इसका समाधान बताएं।
तो वही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को बगैर दर्शन किए घरों को वापस लौटना पड़ रहा है। ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से कई तीर्थयात्री ऋषिकेश रुके हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारधाम यात्रा में सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का खेल तो खेला, लेकिन इससे अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है। श्रद्धालु उत्तराखंड आकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा रखी हैं। चारधाम यात्रा में सरकार ने रिकॉर्ड का खेल जो खेला, उससे व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था थी वो भी गड़बड़ा गई। अब कहा जा रहा है कि 31 तारीख के बाद जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। जो हजारों श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश में आ गए हैं वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, और जो श्रद्धालु जो है धामों तक पहुंच भी रहे हैं तो वो जो है बिना दर्शनों के ही लौट रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस तरीके से अव्यवस्था हावी है कि व्यवस्था बनानी मुश्किल हो रही है। आखिर इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही। पिछले वर्षों में भी श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की वीडियो बना करके वायरल किए थे। इस बार फिर यही हो रहा है, और जो लोग सच्चाई सामने लाना चाहते हैं उनको जो है मुकदमों का डर दिखाया जा रहा है। तो आखिर सरकार जो है चारधाम यात्रा को व्यवस्थित क्यों नहीं करती। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में रील बनाते 15 लोगों का चालान किया गया। पुलिस ने उनका मोबाइल फोन 8 घंटे जब्त रखा और जुर्माना भी वसूला किया। वहीं आपको बता दें कि चारधाम में इस तरह की ये पहली कार्रवाई है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में बुधवार को कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे। इस पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके फोन जब्त कर लिए और सभी का पुलिस एक्ट में चालान करते हुए प्रति व्यक्ति 250 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े। यशराज, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी और इसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया गया था कि मंदिर परिसर के एक सीमित दायरे के अंदर आप मोबाइल में वीडियो या रील शूट नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से इस पर कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं? यात्रा के शुरू होने से श्रद्धालु के ऊपर पता लगा हुआ, तो यहाँ पर लगातार श्रद्धालु चारधाम के दर्शन के लिए आ रहे थे। वही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कई बार पंजीकरण को बंद कर दिया गया और वहीं पर हेली सेवा को भी बंद एक बार कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू कर दिया गया। लेकिन अभी तत्काल में पंजीकरण बंद किया गया। वही यदि व्यवस्था की बात करें तो चारधाम यात्रा में सरकार लगातार कह रही है कि पूर्ण व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन काफी श्रद्धालुओं के आने के कारण व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आती है। वहीं कांग्रेस लगातार इन व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते रह रही है, प्रश्न खड़ा करते आ रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं के साथ जो है यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं नहीं की गई है। श्रद्धालु को दर्शन की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ तक कि जाम काफी ज्यादा लग रहा है। करीब 5-6 किलोमीटर जाने में 10-10 घंटे का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से लगातार अव्यवस्थाएं भी जरूर देखी जा रही है। वहीं यदि बात की जाए कि बद्रीनाथ धाम में भी और या चारधाम की पूरी बात की जाए तो वहां पर यह बताया गया था कि 50 मीटर तक के रेंज में कोई भी अपने मोबाइल या रील का उपयोग रील नहीं बना सकते हैं। बावजूद इसके भी कल देखा गया कि बद्रीनाथ धाम में रील बनाते हुए कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन हालांकि पुलिस ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन 250 रुपये मात्र वसूली करते हुए पुलिस ने सभी को आदेश देकर छोड़ दिया, या करते हुए छोड़ दिया कि आगे से यदि ऐसी कार्रवाई की, आगे से यदि इस तरह का कृत्य किया जाएगा तो उसके प्रति उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से पहली बार ऐसा देखा गया है कि चारधाम में रील बनाते हुए किसी को पकड़ने के बाद पुलिस कार्रवाई की है। वही इस बार की यदि चारधाम की व्यवस्था की बात करें तो कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ भाजपा रिकॉर्ड का खेल खेल रही है, यानी भाजपा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना करके ऊपर भेजती है कि चारधाम में कितने यात्री आए, लेकिन उन यात्रियों की समुचित व्यवस्थाओं का ख्याल नहीं रखा गया। यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई। चाहे यदि बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी पहाड़ों पर चरमराई हुई है। और यदि बात करें कि ग्रीन कार्ड की, जो परिवहन विभाग लगातार कह रहा है कि ग्रीन कार्ड आने के लिए, यात्रियों को आने के लिए सबसे बड़ी बात है ग्रीन कार्ड की काफी आवश्यकता होती है, क्योंकि यात्री जिस गाड़ी से आते हैं उसमें उस गाड़ी को ग्रीन कार्ड की आवश्यकता होती है। और वहीं चारधाम यात्रा में ग्रीन कार्ड का आंकड़ा करीब 23,000 के पार पहुंच चुका है। और परिवहन विभाग को 1 करोड़ से ऊपर की कमाई परिवहन विभाग यहाँ पर कर चुका है और अब तक 23,662 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। इनमें बसों की संख्या है करीब 2,257, मिनी बसों की संख्या है 3,665, मैक्सी कैब की संख्या है 5,481।
साथ ही टैक्सी कैब के 11,900 बिल्कुल यशराज, और देखिए जिस तरीके से सरकार तो लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में पुरजोर तरीके से लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है, जिसके चलते आगामी 2 से 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम गति की बारिश हो सकती है, लेकिन प्रदेश के अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 24 और 25 मई के आसपास मौसम में परिवर्तन हो सकता है और राज्य में कई इलाकों में हल्की बारिश भी रहेगी। मौसम की अगर बात करें तो इस समय तापमान तो थोड़ा ठीक है, समर सीजन है, नॉर्मल से 1-2 डिग्री 3 डिग्री तक कहीं कहीं ऊपर भी है, लेकिन जो हीट वेव कंडीशन थी पीछे 20 तारीख तक जो दिख रही थी तो वो अब है नहीं जो है। तो मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा तापमान कम हुए हमारे 1 से 2 डिग्री, और इसी तरह पहाड़ों में भी 1-8 डिग्री वो कम हुए है। हालांकि ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा 1-2 डिग्री अभी भी ऊपर है। और ये जो स्थिति है इस तरह के तापमान की अगर बात करें तो अभी 2 से 3 दिन इसी तरह रहने वाली है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। 25-24 में के बाद थोड़ा लग रहा है कि 1-8 डिग्री और थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तो तब थोड़ा हो सकता है कि 1-8 दिन फिर से जो है 25-26 में आपको हीट वेव कंडीशन तरह की चीज देखने को मिले। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।